यूपीएससी वो परीक्षा जिसे भारत की सबसे जटिल परीक्षाओं में से एक कहा जाता है, परंतु वास्तव में अगर आप इस परीक्षा की सिलेबस को भली भांति समझते हैं तो इसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यूपीएससी की रणभूमि में आपका सिलेबस आपके शस्त्रों की भांति कार्य करता है, तो वहीं पर आपका पीवाईक्यू, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके लिए आपकी ढाल की भांति कार्य करता है। तो चलिए आज फिर हम आपको आपके शस्त्र थमा देते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे आपके सिलेबस को पूरी तरीके से डिकोड करते हैं, इसे गहराई से समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अपूर्वा राजपूत। आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते समय या फ्री कंटेंट को देखने के लिए आप अपूर्वा 23 कोड का उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में आपको 3 अलग-अलग पड़ावों से होकर गुजरना होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद होता है आपका साक्षात्कार। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप यूपीएससी के पैटर्न को तो समझें, लेकिन इसके सिलेबस को भी समझें। देखो, जहां तक बात होती है यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो यहाँ पे आपको इतना ही कुछ लिखा हुआ मिलता है जितना अभी आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। हालांकि अब इसमें से हम क्या समझेंगे कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस तो है ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिन्हें आप लोग शॉर्ट में करंट अफेयर्स कहते हैं। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, पॉलिटी। उसके बाद भारत और विश्व का भूगोल, मतलब कि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और उसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जिसके क्वेश्चन वास्तव में इतने जनरल नहीं होते। तो दोस्तों, प्रीलिम्स के सिलेबस से तो आपको हालांकि बहुत कुछ अंदाजा नहीं लगता है कि आपसे क्या पूछा जाता है क्या नहीं, लेकिन मेंस का सिलेबस ये आपको वास्तव में डीप में समझाता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के बाद आप इसकी मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे, मेंस एग्जाम में पहुंचेंगे। अब ये जो आपका मेंस एग्जाम होता है ना, इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 9 पेपर सॉल्व करने होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों को पहले तो पेपर 1 से पेपर 5 में एक ऐसे का पेपर सॉल्व करना होगा। उसके बाद होंगे आपके 4 जीएस के पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4, जिसके सिलेबस को भी मैं आपको बहुत डीप में समझा देती हूँ। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि आप कोई ना कोई ऑप्शनल चुनते हैं। आप सभी का अपना अपना ऑप्शन होगा, पबएड होगा, सोशियोलॉजी होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, आई मीन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आपका जो भी ऑप्शनल है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शनल के आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 पेपर्स आपके हो गए। इन 7 पेपर से ही दोस्तों आपकी मेरिट बनती है। इन्हीं से डिसाइड होता है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू और नॉट। लेकिन यहाँ पे 2 कंपलसरी पेपर भी होते हैं। 2 कंपलसरी पेपर में आते हैं आपके लैंग्वेज पेपर, पेपर ए और पेपर बी। दोस्तों, पेपर बी में तो आप सभी को अंग्रेजी का, इंग्लिश का एग्जाम देना होता है, लेकिन पेपर ए तो आप देख सकते हैं कि जो पेपर ए है उसमें आप हमारे भारत की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से किसी भी एक को चुन सकते हैं और उसकी जो भी लिपि है उसमें एग्जाम को दे सकते हैं। जैसे हिंदी आप चुन सकते हैं, गुजराती या मराठी या कोई भी भाषा आप चुन सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज के पेपर है ना, ये कंपलसरी होते हैं, मतलब ये 300 नंबर के पेपर होते हैं और इनमें से आपको केवल 25% मार्क्स लाने होते हैं। जी हाँ, अगर आप 25% मार्क्स ले आए तभी आपकी बाकी की मेंस की जो कॉपी है ये चेक होती है, वरना बाकी की ये कॉपी चेक ही नहीं होती है। इसलिए इन्हें क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि आप 300 में से 290 ले आएंगे तो भी वो किसी काम के नहीं है। आपको जस्ट इसे क्रॉस करना है, जस्ट आपको 25% मार्क्स लाने ही है। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि आपका निबंध GS1 से GS4, ये सारे जो पेपर हैं ये सब 250 मार्क्स के हैं। अब हम वास्तव में एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, निबंध आपसे किसी भी विषयों पर लिखने के लिए कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि निबंध के पेपर वास्तव में बड़े ही आजकल कुछ डरावने से आ रहे हैं। अगर आप 2021 का जो मेंस हुआ है उसके निबंध के टॉपिक देखें तो वास्तव में वो ऐसे का पेपर कम और साइकोलॉजी का पेपर मुझे ज्यादा लग रहा था। चलिए GS1 पे आते हैं। जैसे हम कहते हैं GS1
सामान्य अध्ययन 1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन 1 में आपसे मेजर 3 विषयों से प्रश्न आते हैं। हिस्ट्री मतलब कि इतिहास, सोसाइटी समाज, और भूगोल मेरी ज्योग्राफी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों से जो भी पूछा जाता है वो आपको इस तरीके से लिख करके दिया गया है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। सबसे पहले आपको हिस्ट्री का सिलेबस बताया है। इसमें आपके लिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास तीनों का सिलेबस इंक्लूडेड है। आप देख सकते हैं इसमें आपको बताया जाता है दैट इंडियन कल्चर will cover the salient aspect of art forms, literature and architecture from ancient to modern times। मतलब कि इसी में आपका आर्ट एंड कल्चर भी है। आपको जो संस्कृति पढ़ना है, जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है ना, वो भी इसी में है। यहीं पे आपसे GS1 में उसके भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपसे मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाएगी, हमारा स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल पूछा जाएगा, विश्व इतिहास। जी हाँ, विश्व इतिहास से आपको प्रीलिम्स में प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन विश्व इतिहास के प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में जरूर मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको हालांकि मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे लिखा होता है रोल ऑफ विमेन, तो आप लोगों से महिलाओं के बारे में एक प्रश्न GS1 में आता ही है। फिर आप उसको ह्यूमन ज्योग्राफी का माने, सोसाइटी का माने, या किसी भी फील्ड का मान के सॉल्व करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम से आएंगे, और स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन से भी प्रश्न आएंगे। जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो आपको देखना होगा कि आपसे पूछा जाएगा भारतीय समाज पे भूमंडलीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण है ना, अभी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, अब हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी। भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब आपसे आता है ज्योग्राफी का पोर्शन। हिस्ट्री और सोसाइटी के साथ आपसे GS1 में ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भूगोल के लिए आपको लिखकर दिया गया है विश्व का भौतिक भूगोल, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी। वही जब आप लोग मेरे साथ जब प्लस में स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो 27 डेज का पहला कोर्स होता है, या फिजिकल ज्योग्राफी। इसी के साथ आपसे इसमें प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, मतलब कि आपको यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है। जब आप मेरे साथ ज्योग्राफी की ये चारों ब्रांचेस करते हैं ना, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, तो वास्तव में आप लोग यहाँ पे इसमें से किसी भी पोर्शन से आए हुए सवाल का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरे पढ़ाई हुई ज्योग्राफी के बाहर आज तक कोई भी प्रश्न UPSC में नहीं आया है। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि आपको अगला जो GS2 दिखाई देता है उसमें क्या क्या आता है। आई होप आपको GS1 समझ में आया होगा। देखो भाई, GS1 का सामान्य अध्ययन 1 का पेपर तो आपका हो गया, जिसमें आपने देखा कि 3 विषय आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि GS2 में क्या क्या आता है। GS2 इज ऑल अबाउट पॉलिटी, या लाइक बहुत सारे लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों को फेवरेट इसीलिए लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। पर दोस्तों आपको समझना होगा कि राजनीति और राज व्यवस्था इन दोनों में अंतर है। और GS2 में आपसे क्या क्या पूछा जाता है? GS2 में आपसे शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने हैं, सोशल जस्टिस पढ़ना है, आपको गवर्नेंस भी पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ और राज्यों के कार्य, ये सब जो आप गवर्नेंस में पढ़ते हैं, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां, वित्त का हस्तांतरण, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण, भारत संवैधानिक योजना, राज्य और राज्य विधायिका, उसकी संरचना, उसका कार्य, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, जो स्पेशली मेंस में ही पूछा जाता था, लेकिन आजकल तो इससे प्रीलिम्स में भी प्रश्न आने लगे हैं। उसके अलावा आप जितने भी बॉडीज पढ़ते हैं, लाइक कौन सी ऑटोनॉमस है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैच्यूटरी है, वही सांविधिक, विनियामक। इसके बाद आप लोगों जैसे हम कहते हैं ना सोशल जस्टिस, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, ये सब कुछ आपसे GS2 में ही पूछा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे आप बार बार पढ़ते हैं ना कि हमें IR पढ़ना है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान के क्या हालचाल चल रहे हैं, आजकल तो यूक्रेन के क्या हाल है, चीन के क्या हाल है। यस, तो भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध आपको इसमें पता होना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पता होना चाहिए, उनकी संरचना पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि आपसे यूपीएससी में राजनीति नहीं बल्कि राज व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस राजनीति को आप महसूस करते हैं, जैसे अपने आसपास देखते हैं, उसे आपको राज व्यवस्था से जोड़ना होगा और उसके बाद ही आप जीएस 2 की तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी जीएस 1 में आपसे हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं। ज्योग्राफी तो मुझसे पढ़ने के बाद मैं आपसे सारे आंसर बहुत अच्छे से लिखवा ही दूंगी, लेकिन ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी के प्रश्न अगर आपने पढ़े हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत डायनेमिक होता है। हिस्ट्री का पोर्शन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टैटिक है। वैसे ही मैं आपसे बात करूंगी जीएस 2 में पॉलिटी। भाई पॉलिटी में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है, इसीलिए आपको क्या देखना है, पॉलिटी का जो पेपर है ना वो डायनेमिक होता है, इसलिए जीएस 2 के आंसर्स लिखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ना आप लोगों को बहुत कुछ समसामयिक विषयों आधारित पढ़ना चाहिए। चलिए अब मैं लेके चलती हूँ आपको जीएस 3 की तरफ। जीएस 3 का आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के साथ ही आपसे जीएस 3 में पूछा जाता है साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और यहीं पे आपसे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो भाई साइंस एंड टेक में ये लोग क्या क्या पूछने वाले हैं, तो साइंस एंड टेक में ये आप लोगों से एवरीडे लाइफ के भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे देश में जो प्रौद्योगिकी बढ़ रही है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछेंगे, जैसे स्पेस के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इस सब के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर लिख करके दिया है, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी में आप देख सकते हैं कि आपसे समावेशी विकास, सरकारी बजट, भारतीय अर्थव्यवस्था, इस सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पॉलिटी से थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन होता है ना, वैसे आपसे यहाँ पे भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस 3 के इकोनॉमी में, इकोनॉमी सेक्टर के जो प्रश्न होते हैं वो करंट अफेयर्स रिलेटेड ज्यादा होते हैं, तो आपको बेसिक्स कवर करना है और उसको करंट से लिंक करके पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों अब आपको सिलेबस पढ़ के ये समझने की कोशिश करना है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप डिसाइड कर सको कि भाई ये वाला टॉपिक जीएस 1 के लिए जरूरी है, ये जीएस 2, जीएस 3, है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले आप अपना बेसिक सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद करंट अफेयर्स करो। फिर आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी डीसीए या डीएनए के लिए, बल्कि अगर आपने बेसिक्स किया है ना तो आप खुद करंट न्यूज को समझ पाएंगे। चलिए उसके साथ ही जीएस 3 में आपको क्या मिलता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, जिसे आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कहकर पढ़ते हैं। तो आजकल प्रीलिम्स में तो इसका वेटेज बढ़ा ही है, बल्कि मेंस में भी इससे प्रश्न आते हैं। और एग्रीकल्चर, कृषि, जी हाँ, कृषि से संबंधित प्रश्न भी आपको जीएस 3 में ही मिलते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट भी कराती हूँ अकेडमी पे, है ना। और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जो प्रश्न है वो आपको जीएस 3 में ही मिलेंगे। और वो जो आप पढ़ते हैं ना इंटरनल सिक्योरिटी, वो भी जीएस 3 में ही आएगा। तो फिर मैडम कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, हाँ जी, जीएस 3 में आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है, और डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ना है, और एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, ठीक है। तो जीएस 3 के लिए बहुत सारा पढ़ना है, और वो भी करंट अफेयर्स ऐड करके पढ़ना है। चलिए तो जीएस 1, 2, 3 के बाद आपका आता है जीएस 4, जिसे आप कहते हैं एथिक्स। एथिक्स के पेपर का जो सिलेबस है वो आप लोगों को इस तरीके से अलग से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके माध्यम से आपकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अभिवृत्ति, ये सब कुछ जांचा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज योर एथिक्स सिलेबस। मैं आपसे यही कहूंगी कि जब आपका जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 हो जाता है उसके बाद आपको एथिक्स की क्लास करनी चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों मैं सारे ऑप्शंस का सिलेबस तो आपको बता नहीं सकती। आप देख सकते हैं कि आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना हो आपको जल्दी कर लेना चाहिए। आपका जो प्रिपरेशन का फेज होता है ना 1 से 2 महीने, जब आपने शुरू ही किया है, देखो भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। सो इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको शुरू के 1 से 2 महीने में ही प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। मैम आपने 2 साल बोला तो 1 साल में नहीं होगी क्या, हाँ 1 साल में भी हो सकती है, बट आपको अपनी मेहनत दुगनी करनी होगी। 1 साल से कम में तो नहीं हो सकती, कम से कम 1 साल आपको चाहिए। और बहुत अच्छे से अगर आपके पास 2 साल है तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, आपको पता है कि जो जीएस 1, 2, 3, 4 में प्रश्न आते हैं ना वो समसामयिक विषयों के आधार पे आते हैं।
इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले आप स्टैटिक सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, फिर आप करंट न्यूज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी या फिर आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना होता है, जैसे हमारे साथ अनअकैडमी पे, मेरे साथ अनअकैडमी पे। तो दोस्तों आपको ये सिलेबस दिया है, आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले आज आपने सिलेबस समझा, अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी चाहिए, और उसके बाद आपको सारे के सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके साथ और अपनी सेल्फ स्टडी इस सब के साथ मिल के तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेकर आ जाऊंगी, और आई होप आप सबने मुझे अनअकैडमी पे तो फॉलो करके रखा ही होगा। अरे भाई नहीं किया है तो अभी कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, पिंड कमेंट में भी लिंक है। सो जस्ट जाओ, अपूर्वा राजपूत ऐसे सर्च करके या फिर लिंक से अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लो। ठीक है, फॉलो करने के कोई पैसे नहीं लगते, सो अभी फॉलो कर लीजिए। एंड टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी हिंदी जो मेरा है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मेरी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती हैं, प्लस क्लास की भी मिलती है, तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। ठीक है, आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में और अनअकैडमी की क्लासेस में। थैंक यू।